हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। इसी साल यानी नीट 2019 में मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था और मैं अभी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में, जैसे मैंने आपको बताया, एमबीबीएस कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक चैप्टर को ऐसे रिवाइज कर सकते हैं कि आप कम से कम टाइम में उस चैप्टर से ज़्यादा बेनिफिट ले सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम नीट में स्कोर कर सके। ठीक है, अभी आप लोगों के ना चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं और आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम आपको ना रिवीजन शीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे नीट प्रेप के साथ मिलके। तो इन रिवीजन शीट्स को आपको कैसे यूज़ करना है, इन रिवीजन शीट्स में हमने एक चैप्टर के ना सब टॉपिक्स बनाए हैं। उन सब टॉपिक्स में हमने वो चीज़ें इंक्लूड की हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके समझ में क्या आना चाहिए था वो बात की है हमने। ठीक है, तो ये एक तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या सब हेडिंग्स हैं। आपको क्या देखना है ना, आपको हेडिंग को पढ़ना और आपको देखना है कि आपको टॉपिक आता है या नहीं आता। आता है तो टिक मारो, ठीक है, नहीं आता ना उसे काट दो। ठीक है, अभी जो टॉपिक आपको नहीं आते ना, इसको आपको वापस जाना है, चैप्टर को रिविजिट करना है। ठीक है, आप उसे एनसीईआरटी से पढ़ो, आप उसकी वीडियोस देखो नीट प्रेप पे, आप अपने टीचर से हेल्प लो, जो भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, प्लस वो टॉपिक क्या डिमांड करता है कि आप उसे कैसे पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करो और उस टॉपिक को क्लियर करो। ठीक है, इससे क्या हो रहा है ना, आप सिर्फ उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस दे रहे हो जो आपको नहीं आता, प्लस उन पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे हो जो आपको आते हैं। ठीक है, इसलिए आपका टाइम जो है ना वो बेस्ट यूटिलाइज हो रहा है और कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कर सकते हो। तो मैं अभी जो रिवीजन शीट है ना उसे आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उस रिवीजन शीट को आपको कैसे कैसे यूज़ करना है और जो उस रिवीजन शीट में लिखा है ना उसका आखिर मतलब क्या है। स्टार्ट करते हैं। अब का आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है ना वो ये है कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी वैसे ही आपको इसे पढ़ना है। दो चीज़ें इसमें अलग हैं। पहली चीज़, इसका जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज़ साइकिल, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस वाले और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। लेट्स स्टार्ट। पहली चीज, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन है ना उसके बेसिक फीचर्स क्या है उसकी एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में बात करती है। तो एक बेसिक प्रोसेस का आउटलाइन दिया गया है आपको, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको एक बेसिक प्रोसेस का आउटलाइन होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस कहाँ कहाँ पे हो रही है, इसका आपको एक आइडिया देने के लिए होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ को आप एक फ्लो चार्ट की तरह बनाएं और उसे समझें। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। फिर आगे हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको उसके जो कंपोनेंट्स है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो पता होने चाहिए और उन कंपोनेंट्स की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता करना आपको? कंपोनेंट्स, फिर कंपोनेंट्स की लोकेशन। तीसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि आपको एक कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाओ आप। ठीक है, एक कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाओ ऑर्गन्स का। ठीक है, जीरो से लेकर एंड तक कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाना आपको ऑर्गन्स का। ठीक है, ऐसे ही आपको ये याद होगा। तो आप कंप्लीट फ्लो चार्ट बनाओ ऑर्गन्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, उनके फीचर्स क्या क्या हैं उस ऑर्गन के और उस ऑर्गन के क्या क्या फंक्शन है उसको साथ साथ में लिखो और उसकी लोकेशन भी लिखो। ठीक है, अगली चीज, डक्ट्स क्या क्या रिलेटेड हैं। ठीक है, जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जितनी भी डक्ट्स रिलेटेड है ना उन सब डक्ट्स के आपको पाथवे पता होने चाहिए कि ये डक्ट्स यहाँ पे खुल के यहाँ तक जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ग्लैंड्स, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जितने भी ग्लैंड्स एसोसिएटेड है ना वो ग्लैंड्स पता होने चाहिए, उन ग्लैंड्स की लोकेशन पता होनी चाहिए और उनकी सिक्रीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड आपने पढ़े हैं ना तो इनकी जो सिक्रीशन हो रही है ये याद कर लिए। अब इस सिक्रीशन का फंक्शन क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, इसकी आगे भी बात होती है। ठीक है, तो अब कुल मिला के मैं आपको जो बता रहा हूँ ना ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर इस वे में याद करेंगे ना तो आपको याद बेटर रहेगा। ठीक है, आपने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब आपको पता है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी, क्या क्या कंपोनेंट्स पता होनी चाहिए, उन कंपोनेंट्स की लोकेशन पता होनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे करके आपको याद रखने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर हम आगे जाके हम बात करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना आपको, वही चीज़, कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स की लोकेशन। ठीक है, फिर आपको ये चीज़ समझनी है कि जो ओवरी है ना वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, इसकी हम आगे भी बात करते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आपको ना पूरा कंप्लीट
फंक्शनल मतलब ना स्ट्रक्चरल फीचर्स पता होने चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, ठीक है। ये आपको पूरी इसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको भी आप जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने फ्लो चार्ट बनाया था वैसे इसमें भी आप फ्लो चार्ट बनाइए। फिर आगे हम बात करेंगे तो कंप्लीट पाथवे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरी से लेकर वजाना तक का आपको कंप्लीट पाथवे पता होना चाहिए। फिर यूट्रस जो है ना, तो यूट्रस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको ये पता होने चाहिए। फिर बात करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। आगे जाके ना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात की गई है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको वो भी पता होने चाहिए। फिर हम आगे जाके बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स में आपको क्या समझना है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, कि जो मेमोरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है यहाँ पे दिए गए हैं और इनको ही आगे जाके आपको एक पैराग्राफ पे समझाया गया है कि ये जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है ना ये साथ में मिलके एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन कैसे करते हैं, और जो कंप्लीट पाथ जो मिल्क को सिक्रीशन के बाद में ट्रेवल करना पड़ता है वो कंप्लीट पाथ पे क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्ट होती है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में आपको पहली चीज तो ये कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो फिर दूसरी चीज कि गैमेट्स जो है ना उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज पे हम आएंगे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स हैं ह्यूमन में, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हैं उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको जो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा वो है सेल्यूलर लीनिएज। सेल्यूलर लीनिएज मतलब कि कैसे एक सेल दूसरी सेल से प्रोग्रेस कर रही है, कैसे मतलब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर लास्ट में जाके एंड में स्पर्म बनते हैं। तो आपको ये सेल्यूलर लीनिएज पता होना चाहिए। इस सेल्यूलर लीनिएज का आप डायग्राम बनाओ, आपको जैसे याद रखना आप रखो, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उस सेल्यूलर लीनिएज में जो डिफरेंट सेल्स आ रही हैं, ठीक है, उस सेलुलर लीनिएज में डिफरेंट सेल्स आ रही है ना, पहली चीज़ वो सेल्स कहाँ पे बन रही हैं, ठीक है, फिर उन सेल्स के स्ट्रक्चर क्या हैं और उन सेल्स के बेसिक रोल क्या हैं, सिर्फ उतनी बातें याद रखनी है जिनकी एनसीईआरटी बात करती है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन आपको एंड में दिया गया एनसीईआरटी ने, तो आपको इन दोनों चीज़ों की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन की। फिर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बताया गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस, कि जो कैसे अलग अलग हार्मोन्स है ना वो गैमेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहाँ है, ठीक है, तो आपको लोकेशन भी स्पर्मेटोजेनेसिस की पता होनी चाहिए, सॉरी। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। फिर स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म का डायग्राम दिया गया है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जितने भी आपको स्ट्रक्चरल फीचर्स दिए गए हैं ना इनके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि इनके क्या क्या फंक्शन है और ये क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स है स्पर्म के आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आती है, ठीक है, तो यहाँ पे ना स्पर्म काउंट दिया गया है आपको, ठीक है, तो आपको एक नॉर्मल मेल में क्या स्पर्म काउंट होता है आपको वो भी पता होना चाहिए, और एबनॉर्मल स्पर्म काउंट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर जो अलग अलग सीक्रीशंस हैं, ठीक है, सीमन में जो अलग अलग सीक्रीशंस दी गई हैं उन सीक्रीशंस, वो पहली चीज़ तो कहाँ से सीक्रीट होती है, ठीक है, उनका ऑर्गन उसका ग्लैंड आपको पता होना चाहिए। फिर वो सीक्रीशन कहाँ पे सीक्रेट हो रही है आपको ये पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ उनका फंक्शन क्या है, ठीक है, उस सीक्रीशन का फंक्शन क्या आपको वो पता होना चाहिए। यानी कि आपको इन टोटल आपको जो सीमन दिया गया उस सीमन की आपको कंप्लीट कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे oogenesis की, तो oogenesis में भी वही चीज़ें जो हमने उसमें स्टार्ट किया था, ठीक है। पहली चीज़ सेलुलर लीनिएज की जो सेल्स हैं वो कैसे एक सेल से दूसरी सेल बन रही है, दूसरी तीसरी बन रही है, वो आपको पता होना चाहिए, यानी oogenesis की सेलुलर लीनिएज। फिर हम बात करेंगे लोकेशन, ठीक है, ये जो oogenesis हो रही है ना इसकी जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं ये कहाँ हो रही हैं आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो डिफरेंट सेलुलर स्टेजेस हैं और सीधी कहूँ तो डिफरेंट, और साथ ही साथ डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेजेस हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, सेलुलर स्टेजेस और फॉलिकुलर स्टेजेस अलग अलग हैं। तो जो डिफरेंट स्टेजेस है ना वो कहाँ हो रही हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेजेस को आपको ऐसे डिफरेंशिएट करके पढ़ना है, ठीक है, कि ये जो स्टेज है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से क्यों अलग है, टर्शियरी फॉलिकल से क्यों अलग है और ग्राफिन फॉलिकल से क्यों अलग है, आपको यही समझ आनी चाहिए ये चीज़ें। और सेम चीज़ आती है प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte में।
फिर जो आपने ये जो फॉलिकल्स पढ़े हैं ना, ठीक है, तो इन फॉलिकल्स के जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इन फॉलिकल्स में कौन कौन सी सेल्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सबसे बड़ी बात सेकेंडरी oocyte और उसकी मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सेकेंडरी oocyte क्या होता है और उसकी मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी है, ये पता होना चाहिए। फिर फाइनली ओव्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन आपको ये पता होना चाहिए। अब लास्ट में ये है ना कि आपको कुल मिला के इतना आपने जितना भी आपने पढ़ा ना, इस इतना पढ़ने के बाद आप कुल मिला के डिफ्रेंशिएट कर पाए, ये एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में। किस बेसिस पे? पहली चीज ड्यूरेशन और टाइम जहां पे ये होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जब ये होते हैं तो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है और किस किस टाइम पे ये होते हैं। फिर सेल्यूलर लीनिएज, ठीक है, आप देखो तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की सेल्यूलर लीनिएज में डिफरेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंसेस क्या क्या है। फिर सेकेंडरी गैमेटोसाइट्स जो हैं, जो सेकेंडरी गैमेटोसाइट्स हैं उनके क्या क्या फेट है, ठीक है, वो आगे जाके क्या करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। चौथी चीज जो है वो नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, oocyte सिंगल बनता है, जबकि हम बात करें इधर स्पर्म्स की तो स्पर्म्स काफी ज्यादा नंबर में बनते हैं, तो ये नंबर ऑफ गैमेट्स के बेसिस पे भी आप इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स की, कि इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या क्या है वो भी आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन बेसिकली पूछ जाते हैं कॉन्सेप्ट से। तो हम आज अभी बात करने वाले हैं कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है और आपको कौन कौन से टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल में आने चाहिए। पहली चीज तो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में और इस्ट्रस साइकिल में। ये कैसे पता करेंगे? आप दोनों को डिफाइन कर पाते हैं तो आपको दोनों में डिफरेंस भी पता होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो डिफरेंट फेजेस है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो क्या क्या हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने पहले क्या किया, हमने डिफरेंट फेजेस लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अब हम देखेंगे कि उन डिफरेंट फेजेस में पहली चीज क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं यूट्राइन वॉल में, दूसरी चीज क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ओवरी में, और तीसरी चीज हार्मोनल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं ओवरी, जिन्हें ओवेरियन हार्मोन्स में और पिट्यूटरी हार्मोन्स में। यानी कि जो ओवरी और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा है ना, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना, हमने पहले फेजेस को डिवाइड करना है, फिर हमने देखना है कि यूट्राइन वॉल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर हमने देखना ओवरी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर हमने देखना है कि जो पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे ये सारा का सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इस डायग्राम में दी गई हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। और फिर जो डिफरेंट फेजेस है ना, वो ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, कि कौन सा फेज कितने टाइम तक चलता है, कौन सा फेज कितने टाइम तक चलता है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। फिर अब आगे बात की जाती है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की, ठीक है। तो अब पहली चीज आपको ये देखनी है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, और अगर उनकी एब्सेंस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, वो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, ठीक है, कैसे, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, उसकी लोकेशन कहाँ है फर्टिलाइजेशन की, प्लस जो गैमेट्स हैं, जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है ना, वो उस लोकेशन तक कैसे पहुंच रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। फिर हम आगे बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्म है ना, वो ओवम, आपने पढ़ा कि जो ओवम था, या मैं बात करूं एक्चुअल में तो सेकेंडरी oocyte था, उसके जो डिफरेंट लेयर्स आपने पढ़ी, तो कैसे एक स्पर्म उन डिफरेंट लेयर्स को पेनिट्रेट कर पाता है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर हाउ अदर, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो अलग एक स्पर्म ने जब पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है, फिर जो दूसरे स्पर्म्स है ना, उन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाता है पेनिट्रेशन से, ठीक है। जो बाकी के जो स्पर्म्स है ना, वो कैसे ज़्यादा मल्टीपल फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, ये कैसे ध्यान रखा जाए कि एक ही स्पर्म एक ओवन के साथ फ्यूज कर पाए। तो इसके लिए जो डिफरेंट ब्लॉक मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कैसे और क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये जो प्रोसेस हुई, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको ये पता होने चाहिए कि स्पर्म में क्या क्या चेंजेस आए फर्टिलाइजेशन के बाद में, और क्या क्या चेंजेस आए ओवम में फर्टिलाइजेशन के बाद में, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, हमने चेंजेस की बात कर ली, फिर कैसे ये दोनों मिलके फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट का, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में
जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, आपको ये पता होना चाहिए। फिर कैसे ये जाइगोट क्या करता है, आगे बेबी का सेक्स डिटरमाइन करता है, या फर्टिलाइजेशन से कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है बेबी का, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आगे क्लीवेज की बात की गई है, तो जो आपको क्लीवेज की प्रोसेस है वो पता होनी चाहिए। फिर उस क्लीवेज की प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म दी गई है ब्लास्टोमेर्स, तो इसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आपको जब क्लीवेज पढ़ोगे ना, तो आपको क्या करना, आपको डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ना है कि कैसे जो क्लीवेज है ना वो नॉर्मल सेल डिवीजन से अलग है। अब यहाँ पे ना एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे एक पूरा का प्रॉपर फ्लो चार्ट दिया गया है, तो इस फ्लो चार्ट को आपको समझना है। और यहाँ पे जो वेरियस सेल्स की लोकेशन दी गई है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस के जो डिफरेंट स्टेजेस है ना, उनके स्टेजेस दी गई हैं, और किस किस लोकेशन पे कौन कौन सी स्टेज पाई जा रही है वो आपको पता करनी है, वो आपको समझनी है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन की, ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखना है ये जो कौन सी स्टेज इम्प्लांटेशन में जा रही है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये देखनी है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इम्प्लांटेशन से पहले, ठीक है। क्या क्या इम्प्लांटेशन से पहले उस स्टेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको ये पता होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो रहा है ना वो कैसे इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है। उसकी प्रोसेस क्या है इम्प्लांटेशन की, और उसकी साइट क्या है इम्प्लांटेशन की, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन एंड साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। लास्टली एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। ये जो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये शीट में दी गई हैं, आप शीट से इन्हें देख सकते हो, ठीक है। अब फाइनली हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो इस चीज़ को आपको कैसे समझना है इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको जो इस पैराग्राफ से निचोड़नी है ना वो ये है कि सीक्वेंशियल सेट ऑफ इवेंट्स, इम्प्लांटेशन के बाद में कौन कौन सी इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी इवेंट्स हो रही है ना उनको सीक्वेंशियली अरेंज करते हुए आपको समझना है कि कौन कौन सी इवेंट्स हो रही है, ठीक है। फिर हार्मोन लेवल्स में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जिनके लेवल में चेंज आ रहा है, प्लस कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स या मैं कहूँ ऑर्गन्स हैं जो उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या जो जो उन हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस ला रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको क्या देखना है, आपको हार्मोनल एस्पेक्ट देखना है, और फिर आपको डेवलपमेंटल एस्पेक्ट देखना है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर हार्मोनल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। फिर हम बात करेंगे प्लासेंटा जो है, ठीक है। प्लासेंटा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और प्लासेंटा का फंक्शन क्या है आपको ये पता होना चाहिए। गैस्ट्रुलेशन पे आते हैं प्लासेंटा के बाद में, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन क्या है और गैस्ट्रुलेशन से कैसे डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं वो आपको पता होना चाहिए, और आपको डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फाइनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ट्राइमेस्टर्स के बेसिस पे देखिए, तो कौन कौन से ट्राइमेस्टर में, जो 3 ट्राइमेस्टर्स हैं उनमें से किस किस में कौन कौन से ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर हम फाइनली अगर हम बात करें तो आता है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन आपको ये देखना है, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। पार्चुरेशन में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो 90% टाइम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से बनेगा, क्योंकि उसको छोड़ के पार्चुरेशन में कुछ है भी नहीं। फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। जो इन्फेंट है ना उसके लिए लैक्टेशन की क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो हमने बात की कि यहाँ पे 2 टॉपिक्स थे, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो पार्चुरेशन में मैंने बताया आपको क्या इंपॉर्टेंट है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको छोड़े कुछ नहीं बनेगा। और फिर लैक्टेशन में हम बात करेंगे तो लैक्टेशन में बनेगा कि जो इन्फेंट है, ठीक है, जो अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए लैक्टेशन की क्या इंपॉर्टेंट है, जो कोलोस्ट्रम है उसमें ऐसे क्या क्या एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं जिसके कारण उसको बेनिफिट होगा या जिसके कारण उसे सर्वाइवल में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट हेल्प्ड यू इन रिवीजन। थैंक यू।